सरदार शहर उपचुनाव का मतदान कुछ ही घंटे बाद शुरू हो जाएगा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के लिए मेहनत की, रैलियां की, घर घर संपर्क किया, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का अनेक प्रकार के जतन और प्रयास किए। अनेक पार्टियों ने अपने वादे और इरादे जनता के सामने रखे। कुछ ही घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से जानते हैं कि उनकी तैयारियां कैसी है और क्या लग रहा है। इसी बात को लेकर हम सरदार शहर के उप प्रधान के श्रीचंद शर्मा के पास हैं। के श्रीचंद शर्मा है वो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के भाई भी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। के श्रीचंद जी, जो चुनाव अब कुछ घंटे बाद ही मतदान शुरू हो जाएगा, आपने तैयारियां की है, लोगों के बीच में रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में तैयारियों के हिसाब से हमें अधिक वक्त भी नहीं मिल पाया। उसके बावजूद हर घर से जो पिताजी का नाता था, उस हिसाब से कार्यकर्ता अपने आप अपने मन में एक बनाए हुए बैठे थे। उनको सिर्फ एक इंतज़ार मात्र था कि हमसे आके संपर्क करें। और हो सकता है इस बीच में हम कहीं एक आध जगह ऐसी भी रह गई होगी जहाँ अल्प समय में निजी तौर से टच नहीं कर पाए हों, तो उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हमारी उपस्थिति को समझें और हमारी स्थिति को भी मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे जो चुनाव के जो मतदाता हैं वो एज इट इज़ है। पंडित जी का जो प्रेम था, उनका आशीर्वाद था, और हमारी जो मेहनत और विकास कार्य जितने भी हमारे काम किए हुए वो सब आपके सामने हैं। सब आपके सामने जो विकास किए हुए, आप ये बात तो होगी विकास के नाम पे आप वोट मांगते हैं। जो आपने पीछे विकास किया है, जो विधायक भंवरलाल जी ने विकास किया था, उसके हिसाब से आपको वोट दे। एक सवाल मैं लगभग उम्मीदवारों से पूछा करता हूं कि आप जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो जनता एक निश्चित रूप से जानना चाहती है कि जनता आपको वोट क्यों दे। ये आपका एकदम सही है। जनता हमारे को वोट क्यों दे, ये आप एक मीडिया की दृष्टि से हमारे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि आम मतदाता ने हमारे से ये नहीं पूछा कि हम आपको वोट क्यों दें, क्योंकि हम उनके लिए जांचे परखे और पहले से एकदम उनकी विश्वास पे खरे उतरे हुए हैं। आज तक उनको 1% भी कहीं ये नहीं लगा कि हमने उनकी सेवा में कहीं भी कमी रखी होगी और कोई भूल हुई है। तो मुझे निजी तौर पे मैंने कहा है कि जिससे भी भूल में हुई है परिवार में, आप आके और हमें क्लियर अपने घर में जैसे अपन बात करते हैं उस तरीके से हमारी बात होती है। कार्यकर्ता आम आदमी से हमारे एकदम सब निजी संबंध है। मैं विकास के एजेंडों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। विकास के क्या मुद्दे हैं आगे जिसे हम पूरा करना चाहते हैं? विकास के लिए तो जो अब जैसे एक मैं बार बार सुन रहा था कि भाई विपक्ष ये कह रहा था कि पंडित जी ने इतने साल में कोई विकास, क्या अधूरा सपना रह गया जो पूरा नहीं कर पाए, क्या नहीं रह गया। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया जो जारी भी रहती है। ये मैंने कहा भी था। हाँ, ये आपने कहा था, लेकिन इसके साथ आपने एक पहलू जो आप छूना भूल गए, वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन सा विकास बाकी रह गया, उन्हीं लोगों ने विकास में 56 गांव काटे थे, वो अभी बाकी रह गया, और बाकी रखने वाले ही पूछ रहे हैं कि आपका क्या विकास बाकी रह गया। तो आप नहर की बात कर रहे हैं कि नहर का काम है वो वसुंधरा सरकार के अंदर 56 गाँवों को सरदार शहर से काट दिया गया था। तो उन 56 गाँवों को काटने के बाद के अंदर गहलोत सरकार भी आई, काफ़ी प्रयास भी हुए, तारानगर का एक रकबा भी जुड़ा। तो सरदार शहर को कितना मिला और कितना मिलना शेष है? नहीं, ऐसा होता है कि अब आपने तारानगर कहा, सरकार ने काम तो शुरू किया ना, किसी का काट के नहीं, बंद नहीं किया, कहीं काम शुरू किया है। निश्चित तौर से ये जो 56 गाँव है, इनको भी हमारा ये जो विकास अधूरा रहा है, सपना अधूरा रहा है, वो पूर्ति करेंगे। केसरी जी, मैं आपसे एक भावुक सवाल पूछ रहा हूँ। ये आपके जीवन का पहला चुनाव है कि इस चुनाव को आप बिना भंवरलाल शर्मा के लड़ रहे हैं। तो इसके बीच में आप जब जनता के बीच में जाते हो तो भंवरलाल शर्मा का एक अधूरापन भी उनको लगता है, और लोग आपके अंदर भंवरलाल शर्मा देखने की कोशिश भी करते हैं। तो ये तालमेल लोगों के बीच में किस प्रकार बैठा पा रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ इस बारे में। महाभारत का युद्ध हुआ था, तब युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरव हार गए और पांडव जीत गए, तो पांडव बैठे थे। पांडव आपस में बात कर रहे थे। भीम ने कहा मेरी गदा बहुत तेज थी, अर्जुन ने कहा मेरे तो धनुष का कोई जवाब ही नहीं था, नकुल सहदेव ने कहा मेरी तलवार चल रही थी। तो उनका आपस में विवाद चल गया कि कौन अच्छा योद्धा था, कौन लड़ा।
तब शीश के दाने खाटू श्याम का शीश श्री कृष्ण ने लेके पर्वत पे रख रखा था। बोले चलो पूरा युद्ध उन्होंने देखा, उनसे पूछते हैं। उनके पास गए, जाके पूछा कि हे प्रभु, आपने तो यहाँ शीश से पूरा युद्ध देखा है, आपको किस योद्धा को सबसे अधिक लड़ते हुए देखा, जो अच्छा लड़ा हो, जो युद्ध के लिए निर्णायक स्थिति में इस युद्ध को लाया हो? तब उन्होंने कहा कि भाई इनमें से 500 को या 600 को मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा और भवानी का खप्पर बढ़ते हुए देखा, इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो इस चुनाव में भी वही है। आपको पंडित भंवरलाल जी शर्मा हाँ आज स्वर्गवासी हो गए हैं, तो मैं मेरी भावनात्मक, आप सवाल का जवाब भावना से ही दे रहा हूँ कि आज भी ये भंवरलाल जी शर्मा जी का 8वां चुनाव है और वो ही लड़ रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। और जहाँ भी आप जाएंगे आपको अदृश्य रूप से वो शक्ति निश्चित हर गांव में, हर गली मोहल्ले चौराहे पे, सरदार शहर में भंवरलाल जी शर्मा अमर थे, अमर हैं। पिता होता है, उसमें कम हो या ज़्यादा हो, पिता के गुण संतान के अंदर आ ही जाते हैं। तो आप और अनिल शर्मा है, उनके अंदर भी लोग भंवरलाल शर्मा देखने की कोशिश करते हैं। और आप अब स्वतंत्र रूप से अब आप काम कर पाएंगे। इतने दिन वो आप उनके दिशा निर्देशन के अंदर काम करते थे। और हालांकि अनिल शर्मा को सारे जो भी आपका विपक्ष है वो भी कहता है कि 2 साल मंत्री बने हो गए, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि जो EWS है वो कोई ज़्यादा बड़ा विभाग नहीं है, क्योंकि सभी वर्गों को वो नहीं साध पाता है। तो उस हिसाब से है, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। सट्टा मार्केट के अंदर भी माने तो वहाँ भी एक कांग्रेस की बड़ी लहर दिखाई दे रही है और सद्भावना की भी बात चल रही है। तो अब आप चुनाव के अंदर गाँवों के अंदर जा रहे हैं। पिछले चुनाव आप 17,000 से जीते थे, सट्टा मार्केट बता रहा है 27,000 से जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है? नहीं, सट्टा मार्केट के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता। चुनाव में निश्चित तौर से बड़ी जीत दर्ज कराने जा रहा है सरदार साहब। सरदार सर बड़ी जीत दर्ज कराने जा रहा है। हालांकि एक बीजेपी की भी काफ़ी सारे जीते भी लीडर थे, वो भी सरदार सर में उन्होंने जवाब दिया था। उसके बावजूद वो कह रहे थे कि सरदार सर है वो इन्हें जो प्रदेश से कांग्रेस है और जो सरकार है उसको कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसीलिए बार बार बड़े नेताओं को यहाँ आना पड़ रहा है। CM को 2 बार आना पड़ा, क्या कारण है? नहीं, CM साहब का तो आना यहाँ कोई भाजपा की मजबूती को नहीं दर्शाता। वो तो देखो विपक्ष को कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। मैं समझता हूँ कि CM साहब का एक आत्मिक लगाव है। पंडित जी की जब तबीयत खराब थी पिताजी की, तब भी आए थे। जब जयपुर में उनकी ब्राह्मण महासभा भवन में अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पार्थिव शरीर रखा हुआ था, तब भी पधारे थे। और सरदार सर भी आए और उसके बाद भी आए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरीके से वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं कि हम अपने आप में कहीं खुद को कमज़ोर या अकेला नहीं महसूस करें। अगर भाजपा इस बात को यूँ ले रही है कि उनके दबदबे को कमज़ोर करने आए थे, तो वो उनकी गलतफहमी है। इसमें कमज़ोर वाली तो कोई बात नहीं है। पार्टी के जो नेता होते हैं वो अपनी पार्टी के साथ रहते हैं। वो आपके साथ भी हैं, आपकी पार्टी के साथ भी है। आपको उन्होंने टिकट भी दिया है, वो बार बार मैंने इस बारे में ये कहा है कि पार्टी या दबदबे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीछे वक्त बीता है, अभी चुनाव का ये वक्त मतलब अचानक से ही आया। अभी हम तो ये मान लो कि पूरा काम सल्टा के बर्तन भी वापस नहीं दे पाए थे, उससे पहले चुनाव आ गया। तो ये स्थिति एक राजनीति के अलावा एक आप ये समझो एक पारिवारिक सामाजिक तरीके से भी समझो कि उन्होंने ये समझा होगा कि CM साहब ने निश्चित तौर से ये उनके मन में भावना जागृत हुई होगी कि भाई ये अपने आप को यूँ अचानक से अकेला महसूस नहीं करे, इसलिए बार बार। केसरी जी, अनिल जी शर्मा है वो सरदार सर के अंदर राजनीति के अंदर सक्रिय रहते थे, अपने पिताजी का हाथ बंटाते थे। आप जयपुर के अंदर मेडिकल लाइन के अंदर आप जो काम करते थे, आपके काम को विपक्ष के लोग भी सराहते हैं कि आपने बहुत काम किया है। तो आप अपने पिता की सेवा भी आपने बहुत की थी, उनके साथ रहे थे लंबे समय तक, हर क्षण में आपको उनके साथ देखता था। तो विपक्ष चाहे इसी बात को किसी नज़रिए से देखें तो निश्चित रूप से चाहे कोई विकास व्यक्ति कितना ही कर दे, विकास एक सतत प्रक्रिया जो जारी रहती है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो विकास के कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमें प्राथमिकता से पूरा करना है। पंडित जी लगातार उनके लिए प्रयासरत थे और चाह रहे थे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हालांकि अब्दुल रशीद साहिल ने भी जब अंतिम संस्कार जिस दिन होना था उस दिन भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था पंडित जी अंतिम समय भी ये जानना चाह रहे थे कि कितने अध्यापक लग गए हैं, कितने काम हो गए हैं, कितने स्कूल कर्मोन्नत हो गए। तो ये बातें चलती रहती थी, स्वास्थ्य के साथ साथ वो ये बातें भी करते थे। तो वो कौन से महत्वपूर्ण काम थे जो हम चाहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि इन 12 महीने में उनको पूरा करें।
देखिए 12 महीने में कितना कुछ क्या हो पाता है वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास शिक्षा, बिजली और चिकित्सा, इन पे मुख्य फोकस रहेगा। इन पे मुख्य फोकस रहेगा। केसरी जी, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपने ज़्यादातर मेडिकल लाइन के अंदर काम किया, लोगों की सेवा की है। सरदार शहर में एक बड़ी समस्या है, 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे स्वीकृत तो हो गया है, और उसकी ज़मीन का एक बड़ा इशू था। पंडित जी लगातार प्रयासरत रहे थे, उस मामले में हमें सफलता नहीं मिली, तो उस मामले में हम किस प्रकार उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, ज़मीन की जो समस्या है उसको निश्चित तौर से ऊपर लेवल से सटा लिया जाएगा और यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री जी की भावना उन्होंने अंत्येष्टि के समय ही प्रकट कर दी थी, प्रिय पिताजी के नाम से उसका नामकरण करके सरकार की मंशा है, और हम सब मिलकर ज़मीन का अच्छा व्यवस्था करके शहर को अच्छी सौगात देंगे। जैसा कि आप बात बता रहे हैं, इस बात में अंतर आ रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को इस प्रकार उलझा रहा है कि सीएम ने जो हॉस्पिटल का नाम है वो पंडित जी के नाम पे करने की घोषणा कर दी थी। ये छोटूलाल जो परिवार है, सेठिया परिवार है, उनके द्वारा दिया गया था, तो इसका मतलब सीएम की जो घोषणा थी वो जो नया हॉस्पिटल बनेगा उसका नामांकन होगा। हाँ, जो नया भवन बनेगा, अगर इसका करते तो अभी तक डॉक्यूमेंट में सिर्फ कागज़ ही तो प्रिंट करवाने पड़ते, हो जाता। दूसरा भवन बनेगा उसका होगा। दूसरा हॉस्पिटल 100 बेड का बनेगा, उसका नाम है वो पंडित बहुलाल शर्मा के नाम पे रखा जाएगा। हालांकि इस बिल्डिंग के साथ नाम के छेड़छाड़ की बात से ये स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे हैं। अगर ये करना होता तो कब का एक लेटर के जरिए ही किया जा सकता था। नहर के मामले में आप बता रहे थे, तो नहर के मामले के अंदर जब काम होना है तो सरदार सर के नाम जो जुड़ने हैं उस मामले में किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं, नाम तो जुड़ने हैं, वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और आगे पहले तो उनको कंप्लीट जो बाकी शेष रह गए थे जुड़े हुए, बात उनकी कर रहे हैं अपन। नाम नए जुड़ने की एक अलग प्रक्रिया है। अभी नहर का देखिए, राजनीति करना एक अलग बात है कि अपन पब्लिक के साथ किस तरह कर रहे हैं। पिछले 3 साल से नहर का मरम्मत कार्य चल रहा है, 2 साल से, और जो 3 साल तक चलेगा ये प्रस्तावित है। हर गर्मियों में आप देखते हैं पानी की किल्लत आती है। वो पानी की किल्लत इसलिए आती है कि जब नहर की मरम्मत कार्य पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में जो जहाँ से नहर आ रही है उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से अगले गर्मियों में भी निश्चित तौर से पानी की समस्या रहेगी। ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ, क्योंकि मरम्मत कार्य चल रहा है। जब वहाँ के पानी का लीकेज मिट जाएगा, अपने को एक निश्चित क्यूसेक मात्रा में पानी मिलता है, वो लीकेज हटके जब पानी पूरा आना शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर से आगे के गाँव जुड़ के ये काम स्टार्ट होगा। नहर के लीकेज की वजह से भी पानी काफ़ी है वो मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको ठीक करने से भी पानी का क्यूसेक है वो बढ़ जाएगा, ये बता रहे हैं। एक इस चुनाव में नई बात देखने को मिल रही है, आरएलपी पार्टी पिछले दफ़ा भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लगभग 10-11 हज़ार वोट उन्होंने लिया था। अब की बार भी वो एक बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं, त्रिकोणीय बना रहे हैं। हालांकि आरएलपी तो अपनी जीत की दावे करते हैं, सारी पार्टी अपने भी दावे कर रही हैं। उस पार्टी से किस प्रकार का नफा नुकसान देखते हैं? नहीं, पार्टी का नफा नुकसान मुझे नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान हो रहा है उससे, या कोई आरएलपी का पहले से तो कोई वोट बैंक था ही नहीं। हमारे मतदाता जो हैं वो आज भी कायम हैं, वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से हैं, और वो उसी तरीके से मतदान करेंगे। अगर कोई नुकसान किसी और को हो रहा है तो वो उन्होंने निश्चित तौर से कहीं न कहीं सेवा कार्यों में कमी रखी होगी कि आज उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है उनको। तो आप मान रहे हैं आरएलपी से आपको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है? किसे नुकसान हो रहा है ये तो वही जाने। हाँ, निश्चित तौर से जिसको नुकसान हो रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान क्यों हो रहा है ये समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। कि आज मुझे अगर कोई मेरा भाई तुल्य कार्यकर्ता छोड़ के जाता है तो मुझे निश्चित तौर से दुख होता है कि मेरे से क्या भूल हुई कि आज ये मेरे को छोड़ के जा रहा है। तो वो उनको भी सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं, छोड़ के क्यों जा रहा है। हालांकि पिछले दफ़ा है जो सरदार सर देहात के अंदर लगभग 9,500 की वोटों की लीड मिली थी, रतनगढ़ से भी लगभग 5,000 की आई थी, सरदार सर से भी लगभग है वो 5,000 की लीड आई थी। तो ये लीड आप मानते हैं कि सारे क्षेत्र में आपको जो पार्टी को और आपके उम्मीदवार को बढ़कर मिल रही है? निश्चित तौर से ऐसा आप मुझे अगली बार किसी से भी इंटरव्यू करें तो किसी राजनीतिक आदमी से नहीं, किसी गांव के आदमी से पूछना कि जो गैर राजनीतिक आदमी मिले आपको, कि आपके गांव में कांग्रेस के जो पहले वोट मिले हैं पंडित जी को, वो वोट घट के आ रहे हैं या बढ़ के आ रहे हैं। किसी भी एक गांव से आप ये पूछ लेना, आपको निश्चित तौर से जवाब मिलेगा कि कहीं भी वोट घट के नहीं आ रहे हैं, या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो चला गया हो हमें छोड़ के।
कार्यकर्ता आपका कहने का मतलब है कि पीछे जो कार्यकर्ता लगातार आपको दिखाई देते हैं वो सारे आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, वो कार्यकर्ता टूट नहीं रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि जो कुछ भी जुड़ रहे हैं, चाहे कम जुड़े या ज़्यादा जुड़े, जुड़ ही रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से पहले से जो वोट थे उसमें कुछ न कुछ जुड़ के ही आ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता हमें छोड़ के नहीं गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी के 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो केसरी जी। ये इसके साथ साथ अपने कृषि क्षेत्र है, वो चूरू जिले के अंदर सबसे बड़ा जो सिंचाई का क्षेत्र है, जो बिजली से सिंचाई होती है वो है, उस मुद्दे में भी काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है। तो बिजली के मामले में सरदार सर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे GSS ज़्यादा संख्या में बनने चाहिए। इस मामले में हालांकि CM ने भी यहाँ पे घोषणा की थी, हालांकि वो उनका कहना है कि जो सरदार सर में करेंगे, CM के रूप में वो अभी आचार संहिता की वजह से घोषणा तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो एक संदेश दे रहे थे कि सरदार सर को सिंचाई के अंदर भी है और है मजबूत बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर से हमने ये मुद्दा भाई साहब ने CM साहब के सामने रखा था और CM साहब ने भी आश्वस्त किया था कि इस पर नज़र रखेंगे। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सरदार सर में जितने भी GSS बने हैं वो उनके राज में बने हैं, आपके राज के अंदर है वो बिजली का काम कम होता है। देखिए, आप अभी अपन बात कर रहे थे 1 मिनट पहले कि उनको उनके कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। अगर इतनी सेवा की होती तो आज शायद उनकी ये दुर्गत नहीं होती। दुर्गत नहीं होती, हालांकि वो तो आपकी तरह वो भी कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से अगर उनका ये लग रहा है उनको, तो उनको लगना चाहिए। जब तक आदमी को अगर एकदम से मालूम चल जाए कि मैं तो वो चल भी नहीं पाएगा भाई। इतना तो मन में उनको विश्वास है, उनको अभी 2 दिन तो भगना ही पड़ेगा ना कम से कम। कोई आदमी ये कह दे मैं तो हार गया या मेरी हालत ख़राब है, तो उसका कार्यकर्ता नहीं चल सकता। इसलिए राजनीति में करना ही पड़ता है। आपने एक बात कही कि आपको कम समय मिला था, हालांकि मैं मानता हूं कि आपको कम समय मिला था, आप मतलब मानसिक रूप से सामान्य अवस्था में आए नहीं पाए थे। उससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई थी, फिर भी चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद में समय कम मिले ज़्यादा मिले, चुनाव लड़ना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर गए हैं, गाँवों में गए हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो लाड प्यार और दुलार है वो किस प्रकार मिला, या वो विकास की बातें हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन दोनों में से क्या लगता है आपको? देखो, युवा कार्यकर्ता जोश में है, बुज़ुर्ग कार्यकर्ता मैंने अभी भी उनकी आंखें नम देखी है जो पिताजी के साथ थे, और बाकी उनके लाड प्यार में कहीं कोई कमी नहीं है। हमें उसी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है। सरदार सर में एक उपचुनाव जो नरेंद्र बुरानिया की वजह से सीट खाली होने की वजह बाद में पंडित जी ने जीता था, तो क्या अनिल जी शर्मा भी निश्चित रूप से जीत रहे हैं? ये सवाल मैं मतलब कई दफ़े पूछ चुका हूँ, फिर पूछ रहा हूँ। तो क्या जैसे अनिल जी शर्मा है उपचुनाव जीत रहे हैं, तो पिता के बाद में पुत्र भी जीत रहे हैं? निश्चित तौर से भाई साहब चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये थे केसरी जी शर्मा, जो है काफ़ी नपे-तुले शब्दों में ही अपनी बात कहते हुए दिखाई दिए, और इनका कहना है हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें पूरा समय नहीं मिला, और मानसिक रूप से एक पिता को खोने के बाद में सामान्य अवस्था में नहीं आए थे, उससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई थी। पंडित जी के जाने के 25 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो गई थी। हालांकि सामाजिक इस प्रकार के रीति रिवाज है कि 1.25 महीने से पहले वो परिवार है किसी प्रकार के आयोजन वगैरह में भाग नहीं लेता है, उसके बावजूद चुनाव आ गया, और जैसा भी समय मिला इन्होंने मेहनत की। और इनका ये मानना है कि पंडित जी के किए गए विकास कार्य और उनके द्वारा विकास कार्य और उनके प्रति जो लोगों के श्रद्धा और जो भाव थे उसकी वजह से ये चुनाव जीत रहे हैं। और निश्चित रूप से पंडित जी के जो सपने थे उन्हें पूरा करेंगे, उनके हाथ में जो लिए कार्य थे वो भी पूरा करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो कभी पूर्ण नहीं होता, चाहे इसके लिए एक व्यक्ति 1000 साल भी अगर जिंदा रहे तो भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। विकास है वो चलता रहता है, एक के बाद एक नई योजनाएं आती रहती है, नए आविष्कार होते रहते हैं, भौगोलिक स्थितियां बदलती रहती है। हालांकि सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, केसरी शर्मा भी अपनी पार्टी के जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को 5 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि जनता ने किस पे मोहर लगाई है। अनिल शर्मा को भंवरलाल शर्मा के रूप में एक बार फिर जनता चुन रही है या फिर कोई और रास्ता देखती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 8 तारीख को। इसी प्रकार की खबरें आप लगातार देखते रहिए राजस्थान की जान पर।